हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स में। जैसे कि फ्रेंड्स हमारी कंप्यूटर बेसिक की सीरीज चल रही है, तो आज हम थोड़ा नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट पे आप ईमेल, जीमेल, याहू, फेसबुक, ट्विटर ये अकाउंट इजीली एक्सेस कर लेते हो। आपने कभी सोचा है कि इनका सर्वर पता चला हमारा इनका सर्वर अमेरिका में रखा हुआ है, किसी कारण आप सिंपली यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो और आसानी से उसे एक्सेस कर लेते हो। तो इसके बैकएंड में क्या होता है, हमारे नेटवर्किंग की 7 लेयर यूज होती है जिन्हें कहते हैं ओसाई लेयर। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ईच एंड एवरी लेयर काम करती है और हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हमारा हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ये बाकी चीज़ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर हम ओएसआई लेयर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बताइए कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या है, अगर हमने दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम उसे नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ में कनेक्टेड है उसे ही नेटवर्क बोला जाएगा। नहीं, अगर एक कंप्यूटर और डिवाइस भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी एक हमारा नेटवर्क है। और नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, नेटवर्क डिवाइसेस, पेरिफेरल्स और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ ए डेटा। ठीक है, यानी कनेक्टेड है आपस में और डेटा शेयर कर रहे हैं, वो हमारा नेटवर्क है। अब आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा होगा। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट नथिंग बट इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। जितने भी वर्ल्ड वाइड में जो नेटवर्क है, अगर उन नेटवर्क को छोटा हो बड़ा हो और आपस में हम उन्हें मिला के सबको ऐड कर दें या उनसे एक बड़ा नेटवर्क बना दें वर्ल्ड वाइड, तो वो हमारा इंटरनेट हो जाता है। ये सारे जो हमारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, इसी की वजह से तो हम यहाँ बैठे बैठे अपना अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर हमारा मुंबई हो, चेन्नई हो, वहाँ भी किसी फ्रेंड से हम आप इजीली चैट कर लेते हैं, उसे ईमेल भेज सकते हैं और बाकी के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि जितने जो भी नेटवर्क है हमारा वर्ल्ड वाइड में, वो इंटरनेट से आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो वो फिर हम उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप इसे दूसरा ले लीजिए, आपका क्या है, इंट्रानेट। अब ये एक तरह से ये एक तरह से रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी और लार्ज है, उसके अंदर 500,000 एम्प्लॉई हैं, उन सभी के पास सिस्टम है और वो चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे से ही वो सिस्टम पे कम्युनिकेट करें और वो भी जो उनका डेटा है बाहर किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में कोई उसे एक्सेस ना कर सके, ना ही कोई उसमें इंटरफेयर कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो खुद से ही अपना एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना लेते हैं जिसे बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। इवन इसमें अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय है या फिर उसका कोई कस्टमर भी है बाहर, वो ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट करना चाहता है कंप्यूटर के थ्रू, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। अब जैसे कि इंटरनेट में प्रॉब्लम अराइज होती है कि भाई अगर कोई बंदा है, वो एक लिमिटेड पार्ट भी उसका कुछ एक्सेस करना चाह रहा है इस नेटवर्क का, तो वो अगर कर सकता है क्या? तो इंटरनेट एक्स्ट्रानेट में क्या करते हैं कि वो कुछ लिमिटेड कंडीशन के साथ में उसे इंटरनेट के साथ इंट्रानेट को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो एक स्पेसिफिक यूजर है विद यूजर नेम पासवर्ड से हमारा वेंडर, कस्टमर, सप्लाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो सके और जो उसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे ले सके। इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ए इंटरनेट। With internet, it can access by specific user like vendor, customer, suppliers, etc. outside the organization. ठीक है, अब हम लेते हैं, अब हमारा मेन चीज आता है OSI लेयर। जैसे कि फ्रेंड, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इज ए रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर मूव थ्रू ए फिजिकल मीडियम टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर।
तो OSI लेयर क्या कहता है कि एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से दूसरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डेटा जाना वाया फिजिकल मीडियम, मतलब लैन के थ्रू या केबल के थ्रू होते हुए वो दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा जाने, वो उसके लिए किस तरह से डेटा जाएगा, वो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड, वो उसके लिए कौन डिस्क्राइब करता है, वो OSI लेयर बताता है कि किस तरह से वो डेटा एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मीडियम। OSI consists of 7 layer and each layer perform a particular network function। OSI लेयर में क्या होती है, 7 लेयर होती हैं और ईच एंड एवरी लेयर का क्या काम होता है, एक पर्टिकुलर वर्क होता है। तो वो जो पर्टिकुलर वर्क उसे असाइन होता है वो उस लेयर को करना पड़ता है। OSI model was developed by a international organization for standardization ISO in 1984 and it is now considered as a architectural model for the intercomputer communication। ठीक है, अगर आप OSI को पीछे से पढ़ें, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये ISO ने डेवलप्ड किया। और ये आज के टाइम में आर्किटेक्चर मॉडल ये है कि कुछ भी अगर नेटवर्क डिवाइसेस बनती हैं या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर बनता है तो वो इसी चीज़ों को ध्यान में, ISO के जो चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है कि वो उससे सर्टिफाइड होना चाहिए। OSI मॉडल devices the whole task into 7 smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task. Each layer is self-contained so that tasks assigned to each layer can be performed independently। ठीक है, तो वही बात है कि उसे 7 लेयर में बटा हुआ है हमारा और ईच लेयर को एक पर्टिकुलर एक वर्क दिया गया है और ईच लेयर क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट, उसके पास में मेथडोलॉजी कह लीजिए या फिर आपको सेट ऑफ रूल्स मींस प्रोटोकॉल कह लीजिए, सॉफ्टवेयर कह लीजिए, ईच लेयर के पास होते हैं कि जिससे वो इंडिपेंडेंटली यानी कि बिना किसी की हेल्प के वो उस काम को कंप्लीट कर सके। अब हम इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका एक मॉडल ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए OSI मॉडल है, इसमें 7 लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन। जो ये नीचे की लेयर है ना, फिजिकल, डेटा और नेटवर्क, ठीक है, और ऊपर की एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, ये 4 लेयर हमारे कहलाती है यूजर सपोर्ट। और ये नीचे की 3 क्या कहलाती है हमारी, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ऊपर यूजर सपोर्ट लेयर हमारी और नीचे नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक के बात कर लेते हैं। OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, upper layer and lower layer. Upper layer known as user support layer and lower layer is known as network support layer. The upper layer of the OSI model mainly deal with the application related issue and they are implemented only in the software। ध्यान रखना, जो ऊपर की 4 लेयर है ना हमारी अपर लेयर है, वो चारों की चारे सॉफ्टवेयर बेस है, हार्डवेयर बेस नहीं है, और इन्हें क्या कहते हैं, यूजर सपोर्ट लेयर। द एप्लीकेशन लेयर क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर, बोथ द एंड यूजर एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो जो हमारी सबसे पहले एप्लीकेशन है वो एंड यूजर एक तरह से एंड यूजर के क्लोजेस्ट होती है, और एन अपर लेयर रेफर टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर। ठीक है, वो तो एक के ऊपर एक लेयर हमारी। नीचे जो लेयर होती है हमारी वो होती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये मेनली हमारा क्या होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस होती है। इसमें मेनली हमारा क्या होता है, जैसे डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल एंड इज क्लोज टू द फिजिकल मीडियम। द फिजिकल लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। ठीक है, तो बाकी जो ऊपर 4 लेयर से डेटा जो आएगा वो फिर नीचे इसमें होता क्या, 1 by 1 लेयर जो डेटा ट्रांसफर होता रहता है। लास्ट में जो हमारे पास फिजिकल लेयर के पास वो डेटा आता है, वो फिजिकल लेयर क्या करती है, उस डेटा को फिजिकल मीडियम पे बिट में कन्वर्ट करके वो फिजिकल मीडियम में हमारा डाल देती है। फिजिकल मीडियम हमारा लैन हुआ, वायर हुआ, या फिर जो जितना भी हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क पे डाल देती है और वो फिर वहां डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। आइए OSI लेयर को एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी ईमेल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं,
तो आपने देखा होगा, आप सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद अपना अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं। तो हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं SBI के ऑनलाइन अकाउंट का। ठीक है, अब जैसे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आपके पास लैपटॉप है और आप ऑनलाइन SBI में अपना अकाउंट एक्सेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वेब ब्राउजर एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम एप्लीकेशन, इसे सबसे पहले ओपन करोगे। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, इट मीन्स आप एप्लीकेशन लेयर का यूज कर रहे हो। एप्लीकेशन लेयर क्या कहती है कि जो हमारे एक्चुअली ये क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जो हमें यूजर से इंटरेक्शन कराता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने इसे ओपन किया, उसके बाद क्या करेंगे, www.onlinesbi.com डालेंगे। उसके बाद हमें जो पेज शो होगा, वो पेज हमें बताता है कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, कि यूजर को जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है उस फॉर्मेट में उस डेटा को शो करती है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड वाला पेज चाहिए था, तो वो हमें शो हो गया। ये भी हो सकता था हमें कुछ, हम इमेज टाइप में देख रहे होते तो इमेज आती, या वीडियो आता, या फिर PDF फाइल में देख रहे होते तो PDF फाइल में हमें शो करता है। तो ये काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब जैसे ही हमने यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही हम एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में वो डेटा जाएगा, वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, एक ये सेशन जनरेट करती है, ऑथेंटिकेशन के साथ एक सेशन जनरेट करती है, कि जिसकी हेल्प से हम हमारा जो SBI का सर्वर है उसके साथ एक सेशन जनरेट हो जाएगा, और सेशन से हम जो अपनी जो डिटेल है अपने अकाउंट की, वो अपनी चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। अब जो ये सेशन है, इसको आप, ये सेशन मल्टी सेशन भी होता है। अब सिंपली आपने देखा कि SBI का जब हम ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस कर रहे होते हैं और हम अगर उसे 2 या 4 मिनट तक अगर उसमें कुछ नहीं करें, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारा सेशन आउट हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम जैसे Gmail यूज कर रहे हो, Gmail में आपने कि लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड एक बार डाल दिया, उसके बाद आप 4 घंटों 2 घंटे उसे यूज ना करो, उसके बाद वो सेशन लॉग आउट नहीं होगा। इवन आपका साइबर कैफे में आपने देखा होगा, एक बार किसी ने लॉगिन कर लिया, तो दूसरा बंदा आ रहा है उस कंप्यूटर पर बैठ रहा है, वो उसे लॉग आउट करने के बाद तब जाके अपना लॉगिन करता है। ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि Gmail में क्या है, सेशन की लिमिट नहीं है कोई भी, लेकिन SBI ने क्या एक अदर वो सिक्योरिटी डाल रखी है कि वो जो सेशन है उसका टाइम डिफाइन कर रखा है कि भाई 1 2 मिनट 4 मिनट अगर यूजर इसमें कुछ नहीं करेगा एक्टिविटी, तो हम लॉग आउट कर देंगे उसे। इसके बाद ये आपने मल्टी सेशन सुना होगा। मल्टी सेशन क्या होता है, कुछ साइड, अब ये देख लीजिए, Gmail को फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, उसमें भी आपने ओपन कर रखा है, उसके बाद में आपने डेस्कटॉप में उसे ओपन करो तब भी ओपन हो जाएगा, मोबाइल में भी ओपन हो रखा और डेस्कटॉप में भी ओपन हो जाएगा। तो ये तो मल्टी सेशन काम कर रहा है। लेकिन जितनी भी सिक्योर साइट है या फिर जो गवर्नमेंट डेटा है, उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका डेटा, अगर जो पर्सनल डेटा है, अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल में ओपन कर रहे हैं ना वो, तो जैसे ही वो डेस्कटॉप में ओपन करेंगे तो उसमें साफ मैसेज आएगा, यू आर ऑलरेडी लॉग इन, मतलब आप पहले से ही लॉग इन है, या तो उस वहां से आप उसे लॉग आउट कीजिए तब जाके डेस्कटॉप में लॉग इन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा वो सेशन लेयर का काम। जैसी सेशन लेयर में हमारा यूजर नेम पासवर्ड जाता है, वो डेटा फिर हमारा आगे जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो नोन एज ए हार्ट ऑफ द OSI लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि भाई जो डेटा यहाँ से हम भेज रहे हैं, वो डेटा डेस्टिनेशन पे जा रहा है नहीं जा रहा है, और उसी फॉर्मेट में वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो डेटा उसके पास सेशन लेयर से आया, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उस डेटा को सेगमेंट्स में करके उसे नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर कर देती है। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर के जो भी डेटा आता है उसे पैकेट में डिवाइड करती है, उसके बाद उस पर सोर्स और डेस्टिनेशन उस पर एड्रेस डालती है। उसके बाद में जो रूट डिफाइन किया जाता है नेटवर्क लेयर द्वारा, कि जो भी जो शॉर्टेस्ट रूट है डेस्टिनेशन के लिए, उस रूट को वो सेलेक्ट करके आगे पैकेट में डेटा को फॉरवर्ड कर देती है। उसके बाद आया डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पैकेट वाले के डेटा को और छोटे फॉर्म में फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है, और ईच फ्रेम के साथ उसका सोर्स का एड्रेस इसमें डाल देता है।
ठीक है, फ्रेम में डिवाइड हो गया। उसके बाद डेटा लेयर क्या करेगा, इन फ्रेम्स को फिजिकल लेयर के पास भेज देगा। फिजिकल लेयर क्या करेगी, इन फ्रेम्स में जो डेटा आया है फ्रेम्स में डिवाइड हो गए, इसे वो बिट्स में, और भी छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो बिट्स में उसे कन्वर्ट कर देती है, और बिट्स में उस डेटा को फिर वो जो फिजिकल हमारा नेटवर्क है, जैसे वायर हुआ, डिवाइसेस है, जो भी उसे नेटवर्क पे उसे डाल देती है। वो उस नेटवर्क से होता हुआ वो फिर हमारा फाइनल, इट मीन्स यहाँ से चला ऐसे ऐसे होता हुआ फिर हमारा वो फाइनल डेस्टिनेशन पे फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। इसी से अब जैसे यहाँ से तो यहाँ से सोर्स से तो एप्लीकेशन से चला था, फिर यहाँ से फिजिकल डेटा नेटवर्क, ठीक है, फिर फिजिकल लेयर डेटा नेटवर्क से होता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर वहां पे चेक करेगी कि भाई की जो डेटा वहां से भेजा गया है वो एग्जैक्टली में वो डेटा है नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो सेशन क्या करेगा, फिर वो वहां इस सेशन पे आकर वो जो हमने स्टार्टिंग में यूजर नेम पासवर्ड दिया था वो सेशन यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड उसका एक्सेप्ट करेगी। फिर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर से होते हुए वो डेटा हमारा SBI के सर्वर में जाएगा, और सर्वर में वहां से ऑथराइज होते तुरंत हमारा सेशन जनरेट हो जाएगा, और तुरंत हमारा सेशन ऐसे जनरेट होकर रिटर्न होकर सीधे ऐसे हमारा यहाँ एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होते हुए हमारा जो यूजर है उसे एक पेज खुल जाएगा जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। वो अपना वहां से बैलेंस चेक कर सकता है, अपना वहां से ट्रांसफर कर सकता है, या फिर वहां से अपना कुछ उसे लास्ट ट्रांजैक्शन 5 और 10 देखने हैं वो उन्हें देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा OSI लेयर बैक एंड में नेटवर्क में काम करता है, ठीक है। आगे अब जो भी हमने ये अभी यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में देखा, हम इसे वन बाय वन थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा रिज्यूम करके जैसे जो मैंने बताया आप यहाँ पर भी थोड़ा सा और समझ सकते हैं इसे। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे। OSI लेयर में जो हमारी फंक्शनैलिटी है ईच लेयर की, अब उसकी डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे फिजिकल लेयर, डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। अब जैसे कि सबसे पहले हम ऊपर से ही लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर से ही समझा है। वैसे तो फिजिकल लेयर से हमें बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमने टॉप से फिजिकल लेयर से वहाँ समझा है डायग्राम, तो वहीं से लेते हैं। देखो फिजिकल लेयर क्या है, इट्स नथिंग बट इट प्रोवाइड ए विंडो फॉर यूजर एंड प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क सर्विसेज। ये एक तरह से यूजर को एक विंडो प्रोवाइड कराती है। उस विंडो में वो एक जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसकी थ्रू उसकी हेल्प से हम यूजर से इंटरेक्शन करते हैं वहाँ पे। और इस लेयर का काम ये भी है, इसमें अब एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी लेयर हैं इनके अंदर हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन्स, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम। ये छोटे छोटे प्रोग्राम क्या करते हैं, जैसे कुछ भी जो भी सर्विस उस एप्लीकेशन लेयर के अकॉर्डिंग आती है तो वो ऑटोमेटिक वो जो प्रोटोकॉल है उसमें हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन लेयर में हम अगर ईमेल अपना एक्सेस कर रहे होते तो ईमेल के लिए सबसे पहले क्या है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हमारा एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। अब जैसे कि प्रेजेंटेशन, इट एक्ट एज ए डेटा ट्रांसलेटर, इट्स a part of operating system and convert data one format to other. It provide encryption, decryption and compression. प्रेजेंटेशन लेयर को आप इस तरह से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम तो अपना सिस्टम में विंडो यूज कर रहे हैं और डेस्टिनेशन वाले का लाइनक्स है, तो ये सारी के जो भी हम डेटा यहाँ भेज रहे हैं उसे किस फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना है, वो सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर करती है। अब हमें अगर उसे इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट होना है, कंप्रेशन हो रहा है, या फिर हमारा उसे इमेज में शो करना है, डेटा को वीडियो में करना है, तो जिस फॉर्मेट में यूजर को चाहिए उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को सर्व कर देती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर इट्स जनरेट सेशन फॉर कम्युनिकेशन लाइक सिंगल और मल्टीपल सेशन। अब सेशन लेयर का जैसे मैंने बताया था कि सेशन लेयर में क्या होता है, सबसे पहले तो एक सेशन जनरेट करते हैं, उसके बाद इसमें ऑथेंटिकेशन भी इसी में होता है, सिक्योरिटी भी इसी में होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई जीमेल में तो सिक्योरिटी ऐसी है ही नहीं कि भाई एक बार लॉगिन आपने किया चाहे आपका घंटों उसमें लॉगिन रहा हो लेकिन सेशन आउट नहीं होगा। लेकिन SBI की साइट में क्या है, 2, 4 या 5 मिनट आपने लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट अगर आपने यूज नहीं किया तो वो लॉग आउट हो जाएगा, तो वहां पे एडिशनल सिक्योरिटी होगी,
ठीक है। तो सेशन लेयर का क्या काम होगा, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी या फिर मल्टीपल सेशन जनरेट करना, ये हमारा सेशन लेयर का काम आ गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इज अ हार्ट ऑफ एन OSI लेयर। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ट्रांसफर डेटा कंप्लीटली, रिसीव डेटा फ्रॉम अपर लेयर एंड कन्वर्ट टू सेगमेंट्स। तो अभी हमने देखा था कि भाई वो डेटा को ऊपर से सेशन लेयर से लेता है और उसे सेगमेंट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट लेयर को थमा देता है। उसके बाद में ये भी निश्चित करता है कि भाई जो डेटा कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो नोन है एंड टू एंड लेयर एंड प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ध्यान रखना, एंड टू एंड लेयर किसे कहते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, एज इट इज यही पूछ लेते हैं, एंड टू एंड। अब यहाँ पे हमने एंटी एंड लिखा हुआ है, एक्चुअली ये एंड टू एंड है। इसमें हमारे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन TCP प्रोटोकॉल क्या काम करता है, जब भी हम डेटा भेजेंगे ये हमारा एक्नॉलेजमेंट देगा कि जो डेटा हमने भेजा वहां पर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। UDP क्या करेगा, वह डेटा को भेज देगा लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा कि भाई वो एग्जैक्ट में हमारा डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा। तो इसे हम, तो TCP रिलायबल होता है, वो अनरिलायबल होता है। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। अब क्या नेक्स्ट लेयर कौन सी हमारी, नेटवर्क लेयर। अब क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर वो सेगमेंट्स में करके डेटा नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड कर जाता है। अब नेटवर्क क्या करता है, इन सेगमेंट्स को पैकेट्स में करके ये डेटा लिंक को लेयर को देता है। और जो मेन काम है नेटवर्क लेयर का, ये क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन को वो पैकेट के साथ लगा देता है। उसके बाद में क्या करता है, जो बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट है हमारा डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उस रूट को सेलेक्ट करता है इन पैकेट्स के। मतलब जो डेटा हमारा जाना है उसके लिए ये रूट यही डिसाइड करता है। और इसमें हमारी डिवाइसेस कौन सी आती है। और एक बात और, जो नेटवर्क डेटा फिजिकल लेयर है, ये हमारी क्या है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। इससे पहले हमने जो 4 पढ़ी थी वो यूजर सपोर्ट लेयर है। और यूजर सपोर्ट लेयर का काम, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस होती है। और जो ये हमारी नेटवर्क डेटा फिजिकल है, ये हमारी नेटवर्क सपोर्ट लेयर, और इसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों होता है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर ने क्या करा, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस डाला, उसके बाद पैकेट्स में उसे कन्वर्ट करा और भाई और शॉर्टेस्ट रूट उसके साथ अटैच करके भाई आगे डेटा लिंक लेयर को भेज दिया। अब डेटा लिंक लेयर ने क्या करा, पैकेट रिसीव करे, इसने क्या करा, इन पैकेट को और छोटे फॉर्म में यानी फ्रेम में डिवाइड कर दिया और ईच फ्रेम के साथ डेस्टिनेशन अटैच कर दिया। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर का एक और काम और है, इसका वो फ्लो और एरर कंट्रोल भी करता है। फ्लो कंट्रोल इट मींस, मान लो आप एक कंप्यूटर, आपका ये कंप्यूटर तो सुपर फास्ट कंप्यूटर है और जो डेस्टिनेशन वाला है वो आपका पुराना वाला कंप्यूटर है। ये तो 100 MBPS की स्पीड से डेटा भेज सकता है लेकिन वो रिसीव 50 की करेगा। तो ये जो चीज है ना कंट्रोल फ्लो की, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। तो ये क्या करेगा, जो देसी 50 MBPS वो पर सेकंड अगर रिसीव कर सकता है तो यहाँ से 50 MBPS स्पीड की से ही जाएगा। उसके बाद ये एरर भी कंट्रोल करता है कि जो हमारे जो फ्रेम्स या बिट्स है वो जो वहाँ गई हैं एग्जैक्ट गई हैं नहीं गई हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसमें डिफरेंट जैसे कि चेकसम हुआ, साइकिक CRC हुआ, ये डिफरेंट थोड़ी ये 1-2 टेक्निक होती हैं। टेक्निक तो काफ़ी हैं जो एरर कंट्रोल के लिए यूज होते हैं इसमें। अब डेटा लिंक लेयर ने क्या किया भाई, इसने फ्रेम्स में डिवाइड करके फ्रेम्स को दिया फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर क्या करेगा, फिजिकल लेयर तो बिल्कुल लास्ट वाली लेयर आ गई। इट्स ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन नोड टू अनदर। इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट इस्टेब्लिश मेंटेनेंस एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। सिंपल सी बात है, इसके पास पावर होगी कि भाई वो अगर जो फिजिकली हमारा, एक्चुअली क्या है, ये बिल्कुल लास्ट वाला है। यहाँ पे फिजिकल लेयर में जैसे कि हब हो गया हमारा, रिपीटर हो गया, ठीक है, और ये हमारी केबल्स हो गई, ये NIC कार्ड, ये क्या है बिल्कुल लास्ट में होते हैं हमारी। इनसे तुरंत बाद में हमारा केबल और नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, जो ऊपर से डेटा लिंक से हमारे फ्रेम्स मिले हैं इन्हें बिट्स में करेगा, स्मॉल स्टूडेंट, और इन बिट्स को क्या कर देगा, नेटवर्क पर भेज देगा। ठीक है, जो पीछे से बाकी जो इसमें एड्रेस वगैरह जो भी चीज में लगी हुई सबको वो आगे भेज देगा। ये बिट्स क्या करेंगे, सारे नेटवर्क से होते हुए ये अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो फिजिकल, और जैसे कि डेटा लिंक लेयर में हमारा जैसे कि आता है तुम्हारा स्विचेस आते हैं, ठीक है,
और नेटवर्क लेयर में तुम्हारा राउटर है जो इस डेटा लिंक में तो 2 लेयर वाले स्विचेस होते हैं, इसमें 3 लेयर वाले स्विचेस होते हैं। तो ये हमारे इसमें डिवाइसेस आते हैं। तो ये हमारे यहाँ से फिजिकल लेयर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारे ये जितनी भी लेयर्स है हमारी, इन लेयर में जो डिवाइसेस और प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एक बार थोड़ा सा इन्हें देख लेते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फिजिकल लेयर में हमारे कौन कौन सी डिवाइसेस, जैसे हब है, रिपीटर है, केबल है, और प्रोटोकॉल है CSMA CD है। डेटा लिंक लेयर में जो हमारी डिवाइसेस यूज होते हैं, ब्रिजेस है, मॉडेम है, नेटवर्क कार्ड है, 2 लेयर स्विचेस है, और प्रोटोकॉल है FDI, PPP, पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP, VLAN, वर्चुअल लैन, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है नेटवर्क लेयर में राउटर 3 लेयर स्विचेस, उसके इसमें प्रोटोकॉल होते हैं ICMP, ARP, OSPF, RA, RP ये। उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्ट होगी, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ये तो सॉफ्टवेयर है तो इनमें डिवाइस तो होते नहीं, तो इनमें प्रोटोकॉल ये TCP, UDP, नेट UI, नेट BIOS, NCP, PAP, RPC, प्रेजेंटेशन SSL, TLS, AIMP, एप्लीकेशन में HTTP, FTP, SMTP, DNS, टेलनेट, POP। तो ये हमारी ये हो गई। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्पिंग ब्रेन्स को। और फ्रेंड्स जो भी हमने आज ये लेक्चर दिया, इसमें आपको अगर किसी भी तरह की आपको डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट में लिख के इसको बताइए कि आपको यहाँ पे डाउट है या फिर हमने कोई मिस्टेक की है, तो उसको भी आप बताइए। और अभी हमने देखा कि लास्ट 2 मंथ में लॉकडाउन रहा, तो काफ़ी बच्चे तो ये इसी उसमें रहे, तो अब के भी अब तो 1 2 या 2 4 6 महीने एग्ज़ाम नहीं होने का, लेकिन अब अनलॉक स्टार्ट हो गया है। लास्ट के 2 मंथ में जिस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत कर ली थी, अब इस जुलाई में भी अब एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका उसे फ़ायदा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।